अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बनना शुरू हो रहा है, बल्कि हो चुका है। कुछ लोग आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं तो विपक्ष जनाक्रोश यात्रा निकाल रहा है। तो इसमें क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं डिबेट में। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा के चुनाव बस कुछ महीने दूर हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार 5 साल के कार्यकाल की तरफ पूर्ण तरीके से बढ़ रही है और इस साल के अंत से चुनाव की शुरुआत होगी और प्रारंभ में चुनाव हो भी जाएंगे। यानी चुनाव के लिए अब महज 5 से 6 महीने का वक्त उत्तर प्रदेश में बचा है। इन हालात में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से पॉलिटिकल कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, उसकी बानगी अब आपको देखने को मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र जबरदस्ती इधर उधर के बातों से करके समाप्त कर लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ नाम मात्र और खाना पूर्ति के लिए इस तरह के सत्र बुलाए जाते हैं। इनकी अब उपयोगिता और संसदीय परंपराओं की अब कोई बहुत दरकार और आवश्यकता किसी को प्रतीत नहीं होती। न विपक्ष बोलता है न सत्ता पक्ष से मतलब। सत्ता पक्ष अपना काम करा के सदन से निकल जाता है। अब जनता के बीच जाने का वक्त आ गया है। सत्ता पक्ष को भी जनता के बीच जाना है, विपक्ष को भी जाना है। निर्णय जनता को करना है। क्यों, किसके साथ है, सत्ता पक्ष की वापसी या फिर विपक्ष को सरकार? निर्णय जनता के पास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में अभी जब मंत्रिपरिषद का विस्तार किया तो उत्तर प्रदेश से 7 नए मंत्रियों को सम्मिलित किया गया, सबसे ज्यादा। यूपी में इस वक्त 16 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मिला के। और अधिकांश इसमें उन्होंने कोशिश की कि ओबीसी क्लास से लें। तो ओबीसी और दूसरे समाज के भी मंत्रियों को बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम शुरू करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में घुमा रहे हैं। जो नए मंत्री बने जनता से आशीर्वाद लेने के लिए, जनता से आशीर्वाद उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने की जो भी उपलब्धियां रहे हों उस विषय पर ले रहे हैं और केंद्र सरकार के कामकाज के आधार पर। तो मंत्रियों को भेजा गया है कि वो जाइए और जनता के बीच आशीर्वाद लीजिए। इसके पहले सांसदों को आशीर्वाद लेने भेजा गया था, लेकिन वो कार्यक्रम ज़्यादा दिन चला नहीं और फिर वो यात्राएं बंद हो गई। अब ये 7 मंत्री नए निकले हैं जो जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस कार्यक्रम का फीडबैक अभी कुछ दिनों में आना शुरू होगा। लेकिन आप दूसरी तरफ विपक्ष देखिए। विपक्ष ने भी अपने समाजवादी पार्टी के 2 बड़े एलाइज हैं, एक महान-दल और दूसरा जनवादी पार्टी सोशलिस्ट संजय चौहान वाली। ये दोनों दल पिछड़ा वर्ग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछड़ा वर्ग में ये उसका प्रतिनिधित्व करते हैं जो मोस्ट ओबीसी क्लास है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहनों भाइयों जातियों में बटी हुई है। जातियों को अगर उनका हक मिला होता तो यहाँ जाति की राजनीति नहीं होती। तो इसी जाति की राजनीति के तहत 2 बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश में जिनका अब रूप बड़ा हो रहा है। एक है महान दल और दूसरा है जनवादी पार्टी। एक पूर्वांचल में सक्रिय है, एक रुहेलखंड और पश्चिम के कुछ हिस्से में सक्रिय है जिसका नाम महान दल है। ये लोग जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी कई बड़ी मांगे हैं, वो भी पिछड़ा समाज से रिलेटेड। इनका यह मत है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने पिछड़ा समाज के साथ बड़ा अत्याचार किया है। पिछड़ा समाज को हक नहीं मिला है और पिछड़े समाज को न तो हक और हुकूक मिला, न सत्ता में भागीदारी मिली और न उनके साथ न्याय हो रहा है, न उनके कामकाज होते हैं। उनको उपेक्षित और लावारिस छोड़ दिया गया। तो एक ने शुरू किया बलिया और दूसरे ने शुरू किया पीलीभीत। ये जनाक्रोश यात्रा अब लखनऊ की तरफ बढ़ रही है और बीजेपी जनता से आशीर्वाद मांग रही है। ये दोनों अलाइज समाजवादी पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी का अलग कैंपेन चल रहा है, कश्यप बिरादरी का, निषाद बिरादरी का, इस तरह के कार्यक्रम और आयोजन चल रहे हैं। तो जातियों में बंटकर उत्तर प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत सबने कर दी है। आज कांग्रेस भारत महासंपर्क अभियान चला रही है, आम आदमी पार्टी भी अपना कैंपेन चला रही है और बीएसपी का कैंपेन तो इस वक्त चल ही रहा है, ब्राह्मण पटाओ का। उसमें सतीश चंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जा रहे हैं और वहाँ पर वो रैली का आयोजन कर रहे हैं। यानी समाज में जो तबका वर्तमान सरकार के कामकाज से खुश नहीं है उसको अपने पाले में लाने की कोशिशें जारी हैं। इसके पहले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने लखनऊ में एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन करके दूसरे दलों को चौंका दिया कि आम आदमी पार्टी के पास इतनी पब्लिक कहाँ से आ गई। तो उत्तर प्रदेश में यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। हक और हुकूक की लड़ाई शुरू हो गई है, इल्जामात शुरू हो गए हैं और आशीर्वाद का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। आशीर्वाद बीजेपी को लेना है और आक्रोश विपक्ष दिखा रहा है। जनता के मन में क्या चल रहा है? बहनों भाइयों, मैं दिन में तमाम लोगों से बात करता हूं। डिबेट में आने से पहले मैं
आम जनता के लोगों से बातें करता हूँ, उनसे उनकी राय पूछता हूँ, उनसे मशवरे लेता हूँ कि मुझे डिबेट में किन मुद्दों को उठाना चाहिए। और अधिकांश में ये जो टेलीफोन कॉल्स होती हैं जो मैं करता हूँ या मैं बात करता हूँ, ये मैं गाँव में लोगों से बात करता हूँ, पुरवा में बात करता हूँ, बहुत ही गरीब लोग होते हैं, शहर के लोग भी हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, नौकरी पेशा वाले भी लोग हैं। प्रमुख रूप से मुद्दा है कि वर्तमान सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर लोगों में तरह तरह का आक्रोश है। विशेष तौर पर पिछड़े समाज में इस बात का एक संदेश है कि इस सरकार में उनके साथ पूरा न्याय नहीं हो रहा है, बल्कि उपेक्षा हो रही है। इसको जोड़कर लोग कहां से देखते हैं? केशव प्रसाद मौर्य से, नॉट केशव देव मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखते हैं। वर्तमान सरकार में ब्यूरोक्रेसी में भी पिछड़ा समाज की हिस्सेदारी को लेकर भी तमाम चर्चाएं होती हैं। तो क्या वाकई में पिछड़े समाज को वर्तमान सरकार के कामकाज के कारण उनको उनका हक नहीं हासिल हुआ है? इसीलिए बीजेपी भी देखिए पिछड़ा पर फोकस कर रही है, समाजवादी पार्टी और उनके एलाइज भी पिछड़ा समाज पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यही वो तबका है जो वाकई में उत्तर प्रदेश में सत्ता दिलाता है, जिनका एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के भीतर। और ये जिसके साथ जाते हैं संपूर्ण जाते हैं। 2007 में ये बीएसपी के साथ गए थे, 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, 2017 में ये बीजेपी के साथ गए थे, 22 अब आपके सामने है। पिछड़ा समाज को अगर किसी ने इग्नोर किया तो इस समाज ने फिर उस पार्टी को ही तहस नहस किया। इसके उदाहरण मैंने अभी आपको दिए। तो पिछड़ा समाज की राजनीति उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूत है। और पिछड़ा में भी जो मोस्ट ओबीसी क्लास है, अति पिछड़ा वर्ग है, वो अपने लिए हक और हुकूक के लिए पार्टी दर पार्टी भटकता है, लेकिन उसको स्थायित्व तो नहीं मिल रहा है। तो अब उसने अपनी पार्टी बना ली है, छोटी ही सही, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टियां बना ली है। जैसे ओम प्रकाश राजभर ने बनाई है, बाबू सिंह कुशवाहा ने बनाई है, संजय चौहान ने बना ली है, केशव देव मौर्य ने बना ली है पार्टी। तो इस तरह छोटी छोटी पार्टियां बन गई हैं और ये अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। आप निषाद पार्टी को देख लीजिए। तो आप हो सकता है कि जो बड़े पॉलिटिकल पंडित हों, बड़े पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हों, आप इन लोग को गंभीरता से न लेते हों, लेकिन आप इन्हें गंभीरता से लीजिए, क्योंकि जब आप इनके क्षेत्र में जाएंगे और इनके बारे में बात करेंगे तो आपको अपनी राय इनके बारे में बदलनी पड़ेगी। ये लखनऊ की नज़र से भले ही कमज़ोर लगते हों, लेकिन जब आप इनके क्षेत्र में घुसेंगे तब इनकी ताकत का अंदाजा आपको होता है। इसीलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इनके पीछे पीछे घूमते हैं। ये बेहद ताकतवर राजनीतिक दल आज की डेट में ये सब हो चुके हैं। कुछ बयान सुने, फिर डिबेट आज की दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दर्द झेला है, कोविड में अपनों को खोया है, किसानों की लगातार मौतें हुई हैं धरने पे, महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हैं, महिलाओं का चीरण होता रहा, जिस तरह का आतंकी माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिला है, तो जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पलायन का यात्रा शुरू करवा दी। समाजवादी पार्टी की जनाक्रोश यात्रा में जनता का आक्रोश समाजवादी पार्टी की करतूतों और कारनामों के प्रति आज भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के ने अपने शासनकाल में केवल एक परिवार विशेष का भला करने का काम किया था, जनता के भला से उनको कोई लेना देना नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है और समाजवादी पार्टी और दुर्दशा को प्राप्त होने वाली है। तो आज के कार्यक्रम में मुझे कुछ खास चुनिंदा मेहमान सम्मिलित हो रहे हैं। आज मैंने महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य को आमंत्रित किया है। सामान्य तौर पर ये टेलीविजन चैनल्स में इनको जगह नहीं मिलती है, लेकिन मैंने आज इन्हें बुलाया इनको जानने के लिए कि इनकी दुख तकलीफ क्या है और ये किन मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। केपी मलिक पॉलिटिकल एडिटर हैं दैनिक भास्कर के और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। ओपी पांडे भारतीय जनता पार्टी से हैं। फैजान खान समाजवादी पार्टी बीएसपी के प्रवक्ता हैं, अभी हाल ही में चयन किए गए हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस से हैं मेरे साथ, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। आप सबकी इजाज़त से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत केशव देव मौर्य से करना चाहता हूं। वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज हमारे पैनल का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आपका केशव देव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जनाक्रोश यात्रा जो निकाल रहे हैं, इसका मकसद क्या है और किन उद्देश्य के तहत आप ये जनाक्रोश यात्रा लेकर निकले? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। जैसा आपने कहा कि मुझे मीडिया में कम जगह मिलती है, बिल्कुल सच। आपने जगह दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनाक्रोश यात्रा जो पीलीभीत से 16 अगस्त से शुरू की गई, आज उसका 19 अगस्त को कासगंज में समापन हुआ और दूसरा चरण 25 अगस्त से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज सहित किसी भी समाज को न तो उसका हक अधिकार मिला, न तो किसी प्रकार का उसे सम्मान मिला। कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया गया, कालाबाजारी हुई और कालाबाजारियों को 24 घंटे के अंदर जमानत मिल गई। ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग होंगे, इसके अलावा तो किसी जमानत को नहीं सकती। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 में हमारे जो महान दल का बेस होता है साक्य सैनिक कुशवाहा मोहर्रम, जो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में रहता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लेकर सहारनपुर, रामपुर से लेकर गाजियाबाद, ये सैनिक के रूप में रहता है, कुशवाहा के रूप में रहता है। बुंदेलखंड में भी बड़ी संख्या में, पूर्वांचल में बड़ी संख्या में है और मध्य में भी उनकी संख्या बहुत अच्छी संख्या। लेकिन इतने बड़े वोट बैंक को लगभग 90% के ऊपर 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का 90% वोट लिया। लेकिन सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को गोरखपुर में बुलाकर बेइज्जत किया गया और 2 कुर्सी लगाई गई, एक पंडित दिनेश शर्मा जी बैठे और एक पे योगी जी बैठे, बीच में स्टूल लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को ये संदेश दिया कि तुम्हारा भाई मेरे जो हमारे यहाँ राजनीति कर रहा है, चाहे वो डिप्टी सीएम भले हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर में साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज तुम नीच हो, अछूत। आपको केशव प्रसाद मौर्य से इतनी सिंपैथी क्यों है? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य मेरी कोई सिंपैथी, मेरी सिंपैथी हमारे समाज से जो कि सम्राट अशोक महान का वंशज है, महात्मा ज्योतिबा फूले का वंशज है, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाया। केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य को 2017 में सीएम का चेहरा बनाया गया और केवल इसलिए बनाया गया कि 2012 में 50 सीटों पर महान दल ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। 2012 में महान दल को 6.5 लाख वोट मिला और 35,000 32,000 करके कई दर्जन सीटों पर मिला। 48,000 वोट पाकर मैं मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा सीट पर सेकंड नंबर पर रहा और इन्हें खतरा महसूस हुआ कि महान दल अगर बढ़ गया तो ये वोट बैंक हमेशा के लिए महान दल का हो। पर लखनऊ आपको गंभीरता से क्यों नहीं लेता केशव जी, इसका कारण क्या है? लखनऊ गंभीरता से समाज, भारतीय जनता पार्टी हमें क्यों गंभीरता से ले रही है? हम तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नुकसान करते रहे, तो हमें क्यों गंभीरता से? अब वर्तमान आपका सरकार से क्या, आपकी क्या नाराजगी है? किन विषयों पे आप ज्यादा नाराज हैं? मैं तमाम विषयों पर नाराज हूँ। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसलिए नाराज हूँ। अभी बीजेपी को कोई प्रवक्ता, उनका लाइव आप दिखा रहे थे बाइट, वो बता रहे हैं कि हमारी जन आशीर्वाद यात्रा में बहुत भीड़ जुट रही है। जी, आपसे ज्यादा, उनका कहना है आपसे ज्यादा भीड़ उनके यहाँ आ रही है। हमसे ज्यादा तो उनकी भीड़ कभी हो ही नहीं सकती। हमने कासगंज में रैली की थी, उतनी बड़ी रैली पूरी पार्टी मिलकर नहीं कर सकते, मोदी जी मिलकर नहीं कर सकते, वो दूसरी बात है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हमारी भीड़ बहुत अच्छी जुट रही, तो भीड़ जुट रही तब कोरोना नहीं है, कोरोना खत्म हो गया। और कोरोना अगर खत्म हो गया तो पीलीभीत में हमारी, आज मैं अखबार पढ़ रहा था और चैनल पे खबर भी अपने देख रहा था कि आपके लोगों पर मुकदमा कर दिया गया। मेरे ऊपर स्वयं मुकदमा कर दिया गया क्योंकि मैंने भीड़ जुटा दी। हमारी 250 गाड़ियों को पीलीभीत में बंद कर दिया ताले में, कि क्यों? क्योंकि जन आक्रोश यात्रा सफल हो रही थी और जनता का पूरा समर्थन था। आज कासगंज में 50,000 की संख्या सड़क पे थी, ये उतनी बड़ी संख्या कर नहीं सकती। पर आपको मुकदमों का डर नहीं लग रहा कि आपको FIR करके जेल में डाल सकती है सरकार? अरे मैं योगी जी तो नहीं हूं ना कि संसद भवन में जाकर रोने लगूंगा। मैं केशव देव मौर्य और सम्राट अशोक महान का वंशज, इनके मुकदमे से केशव देव मौर्य नहीं डरता। ये एक नहीं 1000 मुकदमा कर दे, हिम्मत है तो जेल गिरफ्तार करके जेल ले चले। मैं तो बैठा मुकदमे हो गए कि हो सकता है कि आप लोग यात्रा करने से पीछे हट जाएं? मैं लगातार यात्रा करूंगा। ये आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देश पर मैं यात्रा महान दल और समाजवादी पार्टी की जन आक्रोश यात्रा ये बताने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। विकास की बात करोगे तो ये मंदिर की बात करेंगे, विकास की बात करोगे तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे,
आप सड़क की बात पूछोगे, गड्ढा मुक्त हुआ क्या, तो कहीं भी इनका गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। जब अपना वो इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, तो वो क्या गड्ढा मुक्त आप बार बार करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उन्हीं के चेहरे पर तो वोट दिया गया कि महान दल मजबूत हो गया, महान दल ताकतवर पार्टी हो गई। 50 जगह 2012 में इनको हरा दिया, इनके प्रत्याशियों को। तो इन्होंने मुझे बुलाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कहा कि अपनी पार्टी विलय कर लो, बंद कर दो। मैंने कहा हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, समाज ने सहयोग दिया, चंदा दिया, मैं क्यों पार्टी बंद कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो अपने समाज के हक हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आज से 6 महीना पहले जी ललितपुर में देवेंद्र कुशवाहा नाम के निर्दोष लड़के को पकड़कर जेल में ले जाया गया और वहां पीट पीट कर हत्या कर दी गई। करमवीर साक्य को, जो कासगंज का लड़का है, उसे चाकू मारा गया दबंगों के द्वारा। होराम सैनी वो बैंक में लूट हुई, उसने लुटेरों को पकड़ लिया, उसे गोली मार दिया लुटेरों ने। और वहां का प्रशासन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, वो बनाया कि उसकी जो हार्ट अटैक से मौत हुई। इस राउंड का एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा, फिर डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मीडिया आपको जगह क्यों नहीं देता? ब्रिजेश जी, क्षमा चाहता हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, इसके बावजूद ये जो आपके बीजेपी में बैठे कठपुतली नेता है, साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य, ये लोग दरवाजे पे नहीं गए। न्याय दिलाना तो बड़ी दूर की बात है, उन्हें सम्मान दिलाना तो बड़ी दूर की बात है, उन्हें कोई आर्थिक मदद दिलाना तो दूर की बात है। केशव जी, मेरा इस राउंड का अंतिम सवाल है, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मीडिया आपको जगह क्यों नहीं देता है? इसलिए मीडिया जगह नहीं देता कि मैं आरएसएस का चेहरा नहीं, आरएसएस का मैं बी टीम नहीं हूँ। मैं समाजवादी पार्टी की मदद कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए नारा मैंने दिया है, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। जिनको बहुत ज्यादा तवज्जो मिल रही है, वो कहीं ना कहीं आगे पीछे से मदद कर रहे होंगे। हाँ, आपका इशारा हम लोग समझ रहे हैं। ओपी पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। केशव देव मौर्य जी ने अभी गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपकी पार्टी में पिछड़ा समाज की बड़ी उपेक्षा हो रही है। क्या आप सहमत हैं उनके आरोपों से? नहीं ब्रिजेश जी, आप तो बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनमें से अधिकांश पिछड़े हैं। पूरे भारत में जितने सांसद हैं, पिछड़ों की सबसे बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में पिछड़े सांसद, पिछड़े विधायक, पिछड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और दूसरे केशव देव जी जो कह रहे थे कि नाराज हैं लोग, तो देखिए 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे, हमें करीब 39% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनावों में जी। लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद अगर लोग नाराज होते तो वोट कम होता, लेकिन हमारा वोट 39 से बढ़ के लगभग 50% हो गया। और सपा बसपा दोनों एक साथ मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में लगभग 64 सीटें जीती। इनके आरोपों में कितना दम पाते हैं आप जब ये केशव देव मौर्य जी आरोप लगाते हैं? नहीं, इनके आरोप में कोई निराधार है इनके आरोप। अगर आरोप में दम होते तो जनता हमें उसका। तो आपकी सरकार इन पर मुकदमा क्यों कर रही है? रैली तो आप भी कर रहे हो, मुकदमा इन गरीब लोगों पे क्यों करते हो? नहीं देखिए, मुकदमा जो पिछड़े समाज से हैं तो क्या इनको जेल में डाल दोगे? नहीं देखिए, पिछड़े समाज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज के हैं, पिछड़े समाज के तमाम मुख्यमंत्री हैं, तो पिछड़ा समाज ही देश का नेतृत्व इसमें कर रहा है। ब्रिजेश जी, आप पॉलिटिकल मांगों पर मैं नहीं जाता, लेकिन आप मुझे मुकदमे कर रहे हैं इन पर, ये गलत। नहीं, मुकदमा तो देखिए स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्थिति क्या है, क्या किया है, तो क्या भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करती है? क्या नहीं करती? वहां भी आप इन लोगों, गरीब लोगों पर मुकदमा ठोक दे रहे हो। मुकदमा तो जो भी मुकदमा होता है वो स्थानीय प्रशासन तय करता है, लेकिन मेरे समझ से सामान्यतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं हो रही है तो प्रशासन सहयोग कर रहा है और तमाम आंदोलन हो रहे हैं। सपा के भी कार्यक्रम हुए हैं, सतीश मिश्रा जी भी अपने बैठकें कर रहे हैं। अरे उन पर भी मुकदमा, उनको छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी लोगों पे उन पे भी मुकदमा नहीं, सतीश जी तो अभी मुझे कोई मुकदमे की सूचना नहीं है अभी तक। नहीं, मेरठ में तो नोटिस भी दी गई है। नोटिस तो दी जानी चाहिए। अगर देखिए आपका बहुत बड़ी महामारी आई है, आप तो जानते हैं आपके लिए नहीं आई, बाकियों के लिए आई है। नहीं, हम उसके प्रोटोकॉल रखते हैं, एक बीजेपी की रैली पे मुकदमा हुआ हो बताइए? नहीं, हम लोग बहुत सावधानी से रैली करते हैं, हम बड़ी रैली नहीं करते हैं, हम बड़ी भीड़ नहीं इकट्ठा करते हैं, हम ये सावधानी बरकरार रखते हैं हमेशा। उदयवीर सिंह जी, मुझे कितनी भी भीड़ जुट जाए। केशव जी, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि डिबेट में हम लोग पहले चरण में एक दूसरे पर टोका टाकी नहीं करते हैं।
सब लोग अपनी बात रखते हैं। मैं दूसरे राउंड में आपको पूरा समय दूंगा, आप इनको करारा जवाब दीजिएगा। उदयवीर सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी। उदयवीर जी, बहुत स्वागत आपका। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि आशीर्वाद यात्रा में तो बहुत लोग भीड़ आ रही है और आप जनाक्रोश से ज़्यादा भीड़ उनके यहाँ आ रही है, ऐसा कह रही हैं कुछ। और आरोप जो लगाए हैं केशव देव मौर्य जी ने, वो गंभीर प्रकृति के हैं। भीड़ का जो नेचर होता है, जो वेशभूषा होती है, वो बताती है कि कौन आ रहा है। ये ठेकेदार, दलाल, माफिया सब आ रहे हैं, आधी पुलिस है, आधे हथियारबंद लोग हैं, हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, या ये गरीब जनता है। आपके तो सारे विजुअल हैं, आप चला दीजिए, अभी सामने पिक्चर आ जाएगी, एकदम दूध का दूध पानी हो जाएगा, पानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सवाल यह है कि इस यात्रा के माध्यम से जनाक्रोश, जो जनता को दुख दिया है, दर्द दिया है और जो जनता में रोष है, उसकी अभिव्यक्ति है। वरना सरकार को क्या जरूरत है चीनी मिल में ताला लगा के गाड़ियां बंद कर दे, परमिशन कैंसिल कर दे। अरे भाई, ग्रेटर नोएडा में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आशीष वत्स का स्वागत हो रहा है, कोरोना नहीं है। शामली में अतुल गर्ग साहब अस्पताल की देखने गए और उस इंस्पेक्शन में इतनी भीड़ हो गई कि अस्पताल के मरीजों को संकट हो गया। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य मंत्री खुद यही काम कर रहे हैं। और आपको याद हो, अभी जो मंत्री बने हैं लखनऊ से, केंद्रीय मंत्री, सरकार में सीतापुर में गए थे, कोई कोरोना का मुकदमा नहीं हुआ। तो जो हताश और निराश सरकार हो जाती है जब उसे जनता के सवालों का जवाब नहीं होता। आप कह रहे हैं कि पिछड़ों को कुछ दिया नहीं, कितने पिछड़े समाज से कितने लोगों को अभी केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह दी है और उनको वो लोग आशीर्वाद यात्रा वो पुलिस का प्रयोग करती है। अभी कितने पिछड़े समाज के लोगों को मंत्री परिषद में जगह दी बीजेपी ने? सवाल ये नहीं। कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है प्रदेश में जो कोई पिछला मुख्यमंत्री आउटगोइंग हो तो आप उस घर में जाने से पहले गंगा जल से पवित्र कराता है? गृह प्रवेश तो लोग कराते हैं। कभी आपने इस देश में किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा अपने घर को गंगा जल से धुलवाते देखा है? ये आरोप आप किसके ऊपर लगा रहे हैं? ये मानसिकता है। योगी आदित्यनाथ पे लगा रहा हूं। आप तो सारे मीडिया में सब जगह डिजिटल आई है, सब उपलब्ध है जी। तो मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, आपने जो संकल्प पत्र में वादा किया था और आपने पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो झूठ बोला और सपने दिखाए कि आपका हिस्सा दूसरे खा गए, हम हिस्सा देंगे, आपके समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लोग उस सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, या तो आप कह दो हमने झूठा किया था, हमने आपको धोखा दिया था, या तो वादा पूरा करो। सवाल ये है कि आपकी योजनाएं और नीतियां जो हैं जी, वो पिछड़े समाज के लोगों को राहत देती हैं, उन्हें राजनीतिक भागीदारी देती है कि नहीं देती? जी, बहुत किसी को 3.5-4 साल बाद मंत्री बना दें, अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार करके किसी को मंत्री बना दें, तो क्या उसके समाज की हिस्सेदारी आखिरी 6 महीने में हो जाएगी? 4.5 साल क्या हुआ? सवाल ये है। फैजान खान को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। फैजान, आपको बहुत बधाई प्रवक्ता नामित होने पर बीएसपी की और बीएसपी तक की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन आरोपों में कितना दम है कि पिछड़े समाज को उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में वो उपयुक्त हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जिसके लिए वो डिजर्व करता है? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति को, सिवाय एक जाति में नाम नहीं लूंगा, आप भी बखूबी वाकिफ हैं उससे। नहीं, मैं वाकिफ नहीं हूं, आप बताना चाहें तो बखूबी वाकिफ हैं। योगी जी, मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूं। योगी जी, योगी मेरे ऊपर मत ठेलो, अपना बताओ। योगी जी अपने जाति के अलावा आप बता दें। अभी केशव देव मौर्य जी को भी मैं सुन रहा था, आप बता दीजिए। ये तो नाम ले, वो तो कह रहे बैठाने की बात, मैं गवाह हूं इस बात का कि वो तो हाथ तक नहीं मिलाते हैं। पिछड़ी जाति से, दलित जाति से वो तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं योगी जी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ऐसे हैं कि वो अपने जाति के अलावा मुझे नहीं लगता किसी जाति से हाथ मिलाना पसंद करते हैं। और उदयवीर सिंह जी से मैं ये कहूँगा कि जब आपने ये बात उठाई कि आपके पूर्व सीएम का घर वो धूल के तब वहाँ पर गृह प्रवेश किए थे, तो गंगा जल से, तो आप बताइए ना इस बात को कि जब आपके अखिलेश जी के यहाँ आए थे तो आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया उनसे, या ये सवाल क्यों नहीं किया कि हमारे घर में आप आए हैं तब तो हम आपका घर, अपना घर नहीं धुलवा रहे हैं गंगा जल से, लेकिन आप उस घर को तो पूरे सीएम के घर को आपने धुलवा दिया था।
बहरहाल ये आप लोगों की आपस की नूरा कुश्ती है, इसमें हमें क्या लेना। मैं मेरा सिंपल सा सवाल है, प्लीज वेट उदयवीर जी, प्लीज वेट। मैं सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं सर। हमारा, आपने बहुत अच्छी बात कही ब्रिजेश जी कि जब इनकी कोई रैली निकलती है तो उसमें कोरोना काल नहीं रहता है। हमारा प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हमारे राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी ने स्टार्ट किया तो इनमें इतना बौखलाहट आ गया कि लगातार नोटिसेस देने लगे, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ने की बातें करने लगे। पर जब अपना इनका आक्रोश हुआ, आप ये जनता के आंदोलन, आशीर्वाद आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं। ये बताइए, अगर ये इतने ही कैपेबिलिटी है, अच्छी सरकार चलाए हैं, तो इन्हें केंद्र के मंत्रियों को क्यों उतारना पड़ा? इनके अपने मंत्री विधायक क्यों नहीं जनता में चले जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बताइए, कैबिनेट से अगर मंत्री ना उतार, वो भी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, फैजान ने ये मुद्दा सही उठाया, वो भी नए मंत्री, पुराने मंत्री नहीं, क्योंकि उनके भी जवाब दे देगी। पांडे जी में दूंगा, नए मंत्री जितने भी हैं ना सही दवाई है। नहीं, आप बताइए कि आप नए मंत्री जितने भी बने हैं उन्हें जनता के बीच में पता है, क्योंकि आपको पता है कि 5 साल आपने जनता को महंगाई से, आप चाहते हो कि यूपी वालों को भेजें? नहीं, यूपी वाले जाएंगे ही नहीं। मैं आपको ब्रिजेश जी कह रहा हूं, नहीं जा पाएंगे। अरे सरकार चलाई है, सरकार चलाई है कि महंगाई चलाई है, रोजगार को खत्म किया है। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं ब्रिजेश जी, गंगा में आप देखिए लाशों का भंडार वहां लगा हुआ था। क्या ये शर्म की बात नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए? क्या ऐसी सरकार चलाई जाती है? जाति धर्म, आप कोई भी बात करिए, ये लगते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करने। आप महंगाई की बात करिए, हिंदू मुस्लिम की बात करने लगेंगे। आप बताइए, अलीगढ़ अभी तो आप एक जाति की बात कर रहे हैं, देवबंद में एटीएस की बात, ये सब बातें आप भी जानते हैं, जनता समझ चुकी है। आप कब तक ये इसी पे सरकार चलाएंगे? जनता को आज महंगाई से आपको मुक्ति चाहिए। पेट्रोल का दाम, आप एलपीजी के गैस का दाम समझ लीजिए, कल ही 25 रुपए बढ़ा दिए। नेक्स्ट राउंड में आपसे बाकी विषयों पे लेता हूं। डॉक्टर हिलाल नकवी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस से। डॉक्टर हिलाल नकवी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज कांग्रेस भारत महासंपर्क अभियान उत्तर प्रदेश में चला रही है। केशव देव मौर्य जी को भी सुन रहे थे आप अभी। ओबीसी समाज को जो हक और हुकूक, खासतौर पर जो मोस्ट ओबीसी उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इनका आरोप है, और इसीलिए आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। आपका क्या मत है इनके आरोपों को लेकर? ब्रजेश जी, ये वो सरकार है जिसने किसी को कोई भी हक नहीं दिया, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, आम आदमी को बेरोजगारी दी, रोजगार ना दे पाए, बेतहाशा महंगाई दी समाज के अंदर, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम जिस तरह से बढ़ाए गए हमने सबने देखा। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो चेहरा दिखाया केशव प्रसाद मौर्य जी का और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। आप लोग केशव मौर्य के पीछे पड़ गए हैं भाई, आप लोग परेशान है और इस चीज को लेकर गुस्सा है। नहीं, हम केशव प्रसाद मौर्य जी के पीछे नहीं पड़े। अरे वैसे ही बेचारे साइड में हैं, आप लोग और ठेल ठेल के उनको साइड में दिखाएगी और क्या करेगी जी। भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाएगी और क्या करेगी ये हम और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किसानों को दिखाया दोगुनी कर देंगे उनकी आय, वास्तव में क्या क्या जो उनकी आय थी उसको आधी कर दिया। आज की तारीख में सारा किसान जो है वो सड़कों बैठा हुआ है। तो अब इनकी हालत ये है कि इनके ना तो विधायक निकल सकते हैं आशीर्वाद देने जा सकते हैं, ना इनके मंत्री आशीर्वाद देने जा सकते हैं। अब इन्होंने इंपोर्ट किए हैं लोगों को कि वो लोग जाएं और जाकर के वहां पर आशीर्वाद देने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इनके मंत्री जाते हैं, इनके विधायक जाते हैं तो दौड़ा दिए जाते हैं वो, और बहुत बुरी तरह दौड़ाए जाते हैं। अभी जनता सबको दौड़ाएगी, वक्त आने दीजिए। अभी थोड़ा सा बहुत शुक्रिया। मैं केपी मलिक साहब दिल्ली से मुझे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जो है भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में खासी रुचि रखते हैं। डॉक्टर नकवी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। केपी मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जिनको छोटा दल कहा जाता है, दरअसल ये घाव बहुत गंभीर कर रहे हैं, जिसका मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में जिस बात का जिक्र किया, जैसे महान दल है या जनवादी पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, निषाद पार्टी है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें कि जिस प्रकार से छोटे दल हैं और छोटे दलों के साथ जो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है वो लगातार गठबंधन कर रहा है, इसमें मैं बात करूंगा, आपने जिन दलों की बात की है उनका लगभग गठबंधन हो चुका है। इसमें महत्वपूर्ण एक राजनीतिक दल जो उभर के आया है पिछले दिनों, आम आदमी पार्टी, वो भी बड़ा घाव उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों को देगा। और मेरी जानकारी में आया है कि अखिलेश यादव के साथ आम आदमी पार्टी की जो डील हुई है, उन्होंने 50 सीटें मांगी हैं, जिसमें से लगभग
25 सीटों पर समाजवादी पार्टी मान गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि उसको और एक ये आप तय है, ये आपके पास जानकारी पुख्ता है कि आम आदमी पार्टी और सपा का कोई अलायंस पार्टनर रहेगी? देखिए, मेरी पुख्ता जानकारी है ये कि आम आदमी पार्टी और सपा का गठबंधन होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल, चंद्रशेखर जो वेस्टर्न यूपी में कई सारे दल बहुत प्रभावी दल हैं, उनका साथ में अखिलेश जी लगातार संपर्क में है। चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है वो भी दलितों में डेंट करने के लिए वो भी अखिलेश यादव के संपर्क में है। हालांकि कितनी सीटें उनको मिलेगी, कब तक होगा, इस पे थोड़ा सा अभी संशय है, लेकिन बाकी दलों से जैसे राष्ट्रीय लोकदल है और आम आदमी पार्टी है, मुझे लगता है गठबंधन फाइनल है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अलायंस बन रहा है समाजवादी पार्टी का, ये बीजेपी को ठीक से टक्कर दे पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल टक्कर दे पाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां पे अपनी रणनीति बना रही है, भारतीय जनता पार्टी जहां पे श्याम दाम दंड भेद की रणनीति कर रही है, विपक्ष अभी उससे कोसों दूर है। जैसे कि आप ब्रजेश जी देखेंगे कि तीनों जो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं वो महंगाई, गंगाजल इसी पे घूम रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो निर्णय हैं वो लेने शुरू कर दिए हैं। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद बहुत अच्छी चीज हुई है, वो तालिबान वो कसर पूरी कर देगा। अगर अब हम किसान के मामले से शुरू करें, जिस प्रकार से किसान नाराज है, वेस्टर्न यूपी में 2 दिन पहले घटना हुई है कि वहां के लोकल विधायक को भगा दिया गया है और उसमें FIR वगैरह भी हुई है, और आज एक केंद्रीय मंत्री की जाने की हिम्मत नहीं है, उन्होंने डेंगू का बहाना करके जाने से मना कर दिया है। तो ये जताता है कि लोगों में कितना आक्रोश है। लेकिन इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पास विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि जो किसान नाराज है, वेस्टर्न यूपी का गन्ना किसान नाराज है, उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए बहुत जल्द गन्ने के बहुत अच्छे रेट बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, और भारी मात्रा में गन्ने का भुगतान भी किया जाएगा। और आप जाहिर है, आप जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली आज उत्तर प्रदेश में है। बिजली एक बड़ा मुद्दा है। किसानों को राहत देने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। तो भारत, और इसके अलावा मैं ब्रजेश जी कहना चाहता हूं कि हम और आप जिस तरह से लगातार चर्चा करते हैं कि पिछले 4 महीने पहले, 3 महीने पहले जो आक्रोश लोगों में था कोरोना को लेके, महामारी को लेके, वो धीरे धीरे लोग उसको भूलते जा रहे हैं, और पुरानी जो अपनी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी उस ओर अग्रसर है। थैंक यू मलिक साहब। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं डिबेट के अगले चरण में आपकी बाकी बातों को के लिए समय दूंगा। वीरेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक जन आशीर्वाद यात्रा जो बीजेपी करा रही है और एक समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल मिलकर आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। केशव देव मौर्य जी हमारे साथ जुड़े भी हैं, इनको आज हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है डिबेट में। आपके पास क्या फीडबैक है आशीर्वाद और आक्रोश का? देखिए, ये यात्रा वात्रा का तो ज़्यादा मतलब नहीं समझ में आता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये यात्रा इसलिए दिख रही है कि ये जनता का तापमान नापने निकले हैं। एक कह रहा है कि हमको आशीर्वाद दो। आशीर्वाद नई सियासत की एक व्यवस्था है कि हमें आशीर्वाद तो चाहिए, लेकिन हमें जवाबदेही पसंद नहीं है। आपका आशीर्वाद ले लेंगे हम, लेकिन हमसे सवाल ना पूछो। ये पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए छुएंगे आपका पैर और पैर खींच लेंगे। इस तरह की सियासत जो पिछले 10-15 सालों में बदली है, वो जनता को बड़ी पीड़ा देती है, क्योंकि जनता हर बार एक नई उम्मीद लगाकर लोगों को आशीर्वाद देती है और फिर आक्रोश उसका चुनाव में दिखता है। अब बात आती है कि जिन्हें हम जनता कहते हैं, आम जनता कहते हैं, नेता उन्हें चूसी हुई आम की गुठलियां समझते हैं कि वोट ले लो, फिर 5 साल इनसे बोलो ना ठीक से। हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि तमाम सारे मुद्दे हैं, और ये यात्राओं में क्या वो मुद्दे उठेंगे, और जो दल सत्ता में बैठा है क्या वो इसका जवाब देना पसंद करेगा? बड़ी बात यह है, आपने देखा कि पंचायत के चुनाव में किस तरह से बीजेपी को जनता ने हरा दिया है, और किसानों का जो आंदोलन है वो बीजेपी के हर अभियान पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में
ये आशीर्वाद नहीं, ये बुखार नापने की यात्रा है। तापमान कितना बुखार चढ़ा ये देख लो। और फ्रंट पे कुछ मंत्री और विधायक पे काली स्याही फेंक दी जाए तो उसका रास्ता ढूंढो, आगे कैसे काम करना है। मतलब ये रेकी करने के लिए टीम निकली है। बिल्कुल एडवांस टीम है। बिल्कुल। देखिए, जनता में आक्रोश तब होता है जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। जब जनता वोट देने के बाद खुद को ठगा महसूस करती है तब उसके अंदर आक्रोश आता है। हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ सिर्फ लच्छेदार भाषण से पेट भरने वाला नहीं है। हमारे सामने आज एक बहुत बड़ा युवा वर्ग गांव में बेरोजगार बैठा है। उसके सामने नौकरी का संकट है, जीवन यापन का संकट है। कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, लोगों के पास पैसों का अभाव है। आप आशीर्वाद चाहते हैं या जनता का आक्रोश का सामना करेंगे? दोनों चीजें साथ साथ मिल रही हैं और दिख रही हैं। तय करना है कि किसके समर्थन में कौन ज्यादा है। ये हम आप बैठकर तय करें या राजनीति के पंडित तय करें। देखिए, धर्म और धार्मिक बातें ये मन को शांति तो देती हैं, लेकिन ये महंगाई से, भूख से, गरीबी से इससे निजात नहीं दिला पा रही हैं। ये सवाल फिर थोड़े दिन बाद खड़ा हो जाता है आकर जी। तो सरकारों के पास जो झुंझुना है वो बहुत देर तक लोगों का दिल नहीं बहला पा रहा है। उनका मन फिर भ्रमित हो जाता है, कचोटने लगता है अपने मूल मुद्दों की ओर। आज बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है। बहुत सारे लोगों से आपने सवाल किया कि भाई ये ओबीसी का पूरा वोट मिला, दलित का मिला, युवाओं का मिला। केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना था, नहीं बना पाए। तो भाई ये बीजेपी इसको अंदरूनी अपना मामला माने, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब 5 साल बाद चुनाव आया है तो जनता इसका जवाब वोट के माध्यम से देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी को हम सबसे अलग समझते थे, आज वो पार्टी हम सबको अलग समझती है कि अगर उसके लिए एक भी सवाल दाग दो तो तुम जो है विद्रोही हो, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी और विपक्षी दल के शामिल लोग। जिन पार्टियों में लोग उदाहरण देते थे, उनकी दुहाई देते थे, उनके नेताओं के चरित्र की कसमें खाते थे, वहाँ वो सारी चीज़ें अब मिट गई। वो किसी भी तरह से सत्ता मिले, कुर्सी हासिल की जाए, अब एक राजनीति का एकमात्र ये लक्ष्य बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि दोनों चीजें साथ साथ आ रही, जिसको जो समझना हो समझे जी। आक्रोश भी दिख रहा है और आशीर्वाद भी दिख रहा है। और इस देश में, इस प्रदेश में जी वो दौर आ गया है कि अब सत्ता को हर मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, लोगों के सामने जो खाने पीने का संकट है, स्कूल की फीस है और लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। ये सब बातें हम लोग रोज बोलते हैं। लोगों को इसलिए बोलते हैं कि गांव में बहुत बड़ी संख्या में घरों घरों में लड़के बैठे हैं बेरोजगार, उनके पास नौकरी नहीं, पैसा नहीं है, वो क्या करें, कहाँ जाएं। कोरोना काल में फैक्ट्री, उद्योग, धंधे बंद है, व्यापार चौपट हुआ जा रहा है। नई रोशनी की हम बात करते हैं, नई ऊर्जा की बात करते हैं, लेकिन ये मायूसी, ये अंधेरा कब छटेगा, ये लोगों को कचोट रहा है, परेशान किए हुए है। उनकी उम्र बीत रही है, उनका समय जाया हो रहा है। बहरहाल जी, साहित्य में कुछ रोचक बातें कहूंगा, आनंद लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जिस समाज में हैं वहां पर जिसके पास सत्ता है उसका शोर ज्यादा है कि अंडे हुड़दंग मचा रहे हैं और मुर्गियां तमाशबीन बनी हुई हैं। खामोशी से दूरी नापती जनता चली जा रही है और भूख मिटाने की उम्मीद से आई थी, भूखी वापस जा रही है। ये हाल है वर्तमान का जी। कि अस्थि, राजनेताओं के लिए सुनिएगा कि अस्थि के दम पर अस्थियां तोड़ते हैं और महल बनाने के लिए वो बस्तियां तोड़ते हैं और पार हो जाते हैं जब
तूफानी लहरों से, तो फिर किनारे आकर वो कश्तियां तोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केशव देव मौर्य जी को स्क्रीन पर लिया जाए, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केशव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस जन आक्रोश यात्रा के जरिए आप हासिल क्या करना चाहते हैं। ये भी तो इसका एक रूप देखा जा सकता है, जैसा कि अभी ओपी पांडे कह रहे थे कि समाज को उकसाने की कोशिश है, जबकि पिछड़ा समाज को बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है। ऐसा दावा अभी ओपी पांडे ने किया आपके समक्ष। बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपने ठीक कहा कि ओपी पांडे जी ने कहा बहुत कुछ दिया, हमने विधायक दिया, हमने सांसद बना दिया, हमने डिप्टी सीएम बना दिया, हमने सीएम बना दिया। लेकिन क्या किसी को डिप्टी सीएम बनाकर उसके समाज का हक हिस्सा मिला? क्या केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनने से क्या साक्य का सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को उसका हक हिस्सा मिला? क्या वो उसको न्याय मिला? क्या उसे सम्मान मिला? क्या उसके साथ अन्याय हुआ तो इनमें से कोई उसके दरवाजे पे गया? तो जब कठपुतली ही है, खाली पहले गांव में नाच हुआ करती थी कठपुतली के, तो जब कठपुतली होता था, वो जो कठपुतली नचाने वाला होता था वो कठपुतली निकालता था झोले में से और उसे रंग रोगन करता था, और जब सीजन आ जाता शादियों को तो नचाने लेके जाता जी, और नचाता था, पैसा लेता था, और उसके बाद फिर लाता था अपने घर में झोले में टांग देता था, और उसमें गर्दा मिट्टी बैठता था। तो केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही किया। 2017 में महान दल को कमजोर करने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके पहले जितनी भी सरकार बनी बीजेपी की, एक भी सरकार में बता दें भारतीय जनता पार्टी की कि किसी मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बनाया? क्या नहीं बनाया? तो जब नहीं बनाया तो इसी समय कौन सी बहुत जरूरत आ गई थी मौर्य लोगों से? मौर्य शाक्य सैनिक कौन दोस्ती होगी? केवल महान दल को रोकने के लिए, कमजोर करने के लिए खत्म कर। लेकिन महान दल कमजोर इनकी वजह से नहीं हुआ और न होगा। उस समय इतनी दिक्कत आई कि महान दल के पास जब 2012 में प्रत्याशी आए थे 71, लेकिन 2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाना था, चूंकि मीडिया में दिन रात वही चल रहे थे, हमें कोई पूछ नहीं रहा, तो प्रत्याशी नहीं आए। प्रत्याशी न आने की वजह से हम लोग अपना ट्रांसफर नहीं करा पाए, क्योंकि हमारा किसी पार्टी से अलायंस नहीं था। लेकिन मेरे पास 4 कमजोर प्रत्याशी आए। एक माधव जालौन की माधवगढ़ सीट है, उस पे एक प्रत्याशी आए। कासगंज में एक प्रत्याशी, माधवगढ़ के जो प्रत्याशी थे उसको हमने 28,000 वोट दिलाया। पर केशव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस तरह की यात्रा से हासिल क्या करना चाहते हैं? हम अपने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज से अपने शाक्य कुशवाहा सैनी मौर्य को बताना चाहते हैं कि जब तक आपकी अपनी पार्टी नहीं होगी, समाज की ये जातियों का देश है, यहाँ जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है, जातिवाद को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी जातिवाद को बढ़ा रही है कि हमने इस बिरादरी के सांसद बना दिया, हमने उस बिरादरी का सांसद बना दिया। वो अगर देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में पिछड़ा समाज से कितने लीडर्स को उन्होंने मिनिस्टर बनाया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जातिवाद बढ़ा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि फलाने जाति का मंत्री बना दिया, क्यों इस जरूरत पड़ रही है? अगर इन्होंने जनता के लिए काम किया होता तो इन्हें पिछड़ा या दलित मंत्री बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? प्रधानमंत्री मोदी जी को अगड़े हिंदू से पिछड़े हिंदू में कन्वर्ट करके इन्हें लाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रधानमंत्री मोदी जी की जाति पहले अगड़े में आती थी, उन्हें प्रधानमंत्री बनाना हुआ तो 6 महीना पहले उन्हें अगड़े हिंदू से पिछड़े हिंदू में लाना पड़ा। क्या जरूरत इन्हें पड़ गई? इसीलिए कि काम नहीं करते। ये सड़क अच्छी नहीं बना सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग, नाली अच्छा नहीं बना सकते, खड़ंजा अच्छा नहीं बना सकते, मेडिकल कॉलेज विकास तो आपका भी मुद्दा नहीं है, आप भी जातिवाद की राजनीति करते हैं केशव जी। सर चलो जातिवाद छोड़ देते हैं, बीजेपी के लोगों से कहिए इसी पे डिबेट कर लें। क्या अखिलेश यादव जी से ज्यादा इन्होंने क्या बनाया? हम आज, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं रहा, लेकिन जिस मुख्यमंत्री के मैं सरकार बनाने चाहता हूँ, क्या उनके 1/3 बराबर भी इन्होंने कोई काम किया? इसी पे डिबेट करा लीजिए। बताइए भाई ओपी पांडे जी, केशव देव मौर्य जी आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। क्या क्या बनाया? जातिवाद तो आप कर रहे हैं, विकास से भागते हैं। ओपी पांडे जी गो हेड, आप बोलिए। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ। एक तो मैंने हमारे जो पूर्व वक्ता पहले बात रखे थे, मैंने उस समय कहा था अपने जवाब। मैं चाहता हूँ अब केशव देव मौर्य जी उस पर बस एक बात करके मैं आ रहा हूँ। ये मेरी जवाब। हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद, देखिए जातिवाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, एक जात के अलावा किसी जात के सांसद नहीं उनके पास। पिछली लोकसभा में एक ही जात के सभी सांसद थे, इस बार एक ही जात के का कुछ जो है मुसलमान हैं।
तो समाजवादी पार्टी कम से कम भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है, जो कि केवल एक जात की राजनीति करती है। अब केशव देव जी के बयान पर मैं आ रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास नारा है हमारा। काम देखिए आप, पहले समाजवादी पार्टी थी, बिजली 4-5 जिलों में रहती थी, इटावा में रहती थी, बदायूं में रहती थी, आजमगढ़ में रहती थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसी गांव में आप बात कर लीजिए, 18 घंटे का शेड्यूल है और सभी गांवों तक 18 घंटे बिजली जा रही है। आती थी यूपी में बिजली 10-12 घंटे आती थी, और जिलों में जिला मुख्यालय में 20 घंटे बिजली रहती थी। आज 24 घंटे का शेड्यूल जिला मुख्यालय का है। महानगरों में सब में 24 घंटे हैं। समाजवादी पार्टी थी, कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में बिजली नहीं रहती थी, तो एक उपलब्धि हो गई। 6 घंटे बिजली आती। नहीं, पूरे आप ब्रिजेश जी तो जानते हैं, रिकॉर्ड है। आगरा डीएम से फोन करके पूछ लीजिए, 6 घंटे ज्यादा नहीं फोन करने यहाँ लखनऊ में ब्रिजेश जी बैठते हैं, मंगवा लेंगे पावर सिस्टम से रिकॉर्ड क्या है। ब्रिजेश जी के पास सब सूचनाएं हैं। केशव जी, ब्रिजेश जी के पास हमारे ऊपर ठेल के क्यों जा रहे हो? आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं। मैं तो बता रहा हूँ, महानगरों में 24 घंटे, जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 22 घंटे जाता है। बिजली छोड़िए, आगे के मुद्दे पे चलिए। बिजली दी जा रही है, बिजली छोड़ के आगे के मुद्दे पे बढ़िए। नहीं, आपके तो केशव जी बीच में टोक रहे हैं। केशव जी प्लीज, भाई जब केशव जी मैं चाहता हूँ बात पूरी हो जाए। बोल रहा था, एक तो बिजली कह रहे हैं दे रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी जब तक थी सड़कों की स्थिति बहुत बुरी थी। आप किसी भी रास्ते जाइए, आज गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। मत बोलो, जनता नाराज होगी। जनता नाराज नहीं, जनता ये सच्चाई देख रही है। मेरी सड़क बहुत खराब है पांडे जी। देखिए ब्रिजेश जी, आप जानते हैं कि मेरी विधानसभा सोनभद्र में ओबरा विधानसभा थी, जहां पर सड़कें जंगल हैं, सड़कें खराब थी। अभी मेरी बात हो रही थी कार्यकर्ताओं से, उनका कहना गाँव तक सड़कें अच्छी हो गई है और सड़कें बहुत बेहतर हो गई है। सड़क की स्थिति है। अच्छा, बिजली दे रहे हैं, सड़क और क्या किया? मेट्रो की स्थिति, कानपुर में मेट्रो बन रही है, आगरा में मेट्रो बन रही है। एक्सप्रेसवे की स्थिति, पूरे भारत में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क हम बना रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू कब जा रहा है, गाजीपुर में जा रहा है। गाड़ी चढ़ानी कहाँ से है एक्सप्रेसवे पे? क्या गाड़ी कहाँ चढ़ानी है? नहीं, गाड़ी सब चढ़ जाएगी। आप चुनाव पहले सब गाड़ियां चढ़ती मिलेंगी। चुनाव पहले आप देखिएगा। उदयवीर सिंह जी को मैं डिबेट में आमंत्रित करता हूँ। भाई उदयवीर जी, विकास की राजनीति होगी या जातिवाद चलेगा? मेरा कहना यह है कि जो पांडे जी ने कहा है, अगर किसी लाफ्टर चैलेंज में जाते तो अच्छा रहता जी। 1 यूनिट बिजली बढ़ाई हो, कहीं उत्पादन किया हो, 1 यूनिट अखिलेश जी की सरकार जाने के बाद 1 यूनिट उत्पादन की बिजली दे रहे हैं। पांडे जी प्लीज, जो बिजली की व्यवस्था है, ट्रांसमिशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोडक्शन बढ़ाने की, सब अखिलेश जी के समय के प्रोजेक्ट हैं। ठीक, सड़क तो शर्म आनी चाहिए सड़क की चर्चा करने में। इनको कहते थे अखिलेश जी से पहले एक्सप्रेस वे पूरा कर देंगे, 4.5 साल हो गए। अखिलेश जी ने 24 महीने में बनाया, ये 4.5 साल में नहीं बना पाए। और अलाइनमेंट अखिलेश जी का, जमीन लेने का काम अखिलेश जी का। खैर, बड़ा पिछड़ा समर्थक है। अखिलेश जी ने एक मांग रख दी कि जातीय जनगणना करा दीजिए। सब पिछड़े चाहते हैं उनकी गिनती हो जाए। इनकी पार्टी वाले भी कह रहे हैं हमारी गिनती कर लो जी, हमारी कितनी संख्या बता दो और हमारी संख्या के हिसाब से हमें न्याय दे दो। क्यों नहीं करा रहे? चैलेंज करता हूं, अगर जाति जनगणना कराने की हां बोल देंगे तो आज ही प्रवक्ता से न हट जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करती है। उसने पहले कहा पंचायत चुनाव जनता से होगा, फिर उसने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये जनता का रिएक्शन देखने के बाद वापस भाग जाते हैं। अच्छा, एक आरोप तो ये लग रहा है उदयवीर जी कि आप महान दल हो या जनवादी पार्टी, इनको आगे करके पिछड़ा समाज के बीच आप उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं, आप ये मान रहे हैं कि हम महान दल, जनवादी पार्टी और जो दूसरी पार्टी, पहले हमने निषाद पार्टी का सांसद बनाया था, उनको आगे कर रहे हैं। मैं इसी से संतुष्ट हूं। करिए आगे उन्हें, वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है। उन्हें लोकसभा में भेजिए, विधानसभा, उनकी पार्टी को भेजिए, उनके दलों को खा मत जाइए। आपने जिससे गठबंधन किया उसे खा गए, वो आपको गाली दे रहा है, आपके मंत्रिमंडल में इस्तीफा देके जा रहा है। तो सवाल ये है कि आप पिछड़ों के समर्थक हैं तो जाति जनगणना करा दो। किसने कहा? पहले यूपी की सरकार के मंत्री गए गांव में, जनता ने दौड़ा लिए। केंद्रीय मंत्री गए पुराने वाले, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम क्यों मार खाने जाएं, योगी आदित्यनाथ के पापों को हम क्यों झेलें।
तो नए मंत्री बनाए गए, उनसे कहा गया है तुम जाओगे, कोई मारे तो कहना मैं नया बनाऊं भाई साहब, माफ कर दो, आगे मैं कुछ कराऊंगा, मेरी कोई गलती नहीं है जी। इसलिए नए मंत्री के नाम मैं दूंगा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि क्या जनता में थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फैजान खान को लाया जाए स्क्रीन पे। फैजान जी, ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं कि आप इन आरोपों से सहमत हैं कि पिछड़ा समाज की उपेक्षा हो रही है इस दौर में? फैजान, मैं तो ये कहूंगा ब्रजेश जी कि पिछड़ा ही समाज नहीं, हर समय समाज का उपेक्षा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, हर गरीब का, हर जनता का उपेक्षा हो रहा है। आप ब्रजेश जी बताइए, कोई भी एक काम ये बता देना, कोई एक काम भारतीय जनता पार्टी अपना बता दे 5 साल में। पर ऐसा क्यों लगता है कि बहन जी और बीजेपी साथ साथ बैटिंग कर रहे हैं? ये किसने कह दिया आपसे? मतलब लोग कहते हैं, मैंने लोग नहीं कहते हैं, ये आप लोग प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए, जब मैंने पूछ लिया था आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं, गुस्सा इस बात पे हो रहे हैं कि आप ये बताइए, जब सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है तो क्या बेंगलोर में क्या सोनिया गांधी जी के साथ हम हाथ से हाथ नहीं मिलाते हैं? क्या जब बीजेपी को रोकने का काम 2014 में हुआ तो क्या उस समाजवादी पार्टी के साथ, जिससे हम कभी समझौता नहीं करते, सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए क्या हमने समझौता नहीं किया? इसके बावजूद हम पे उल्टा इल्जाम लगाया जाएगा कि आप टीम भी हैं, जिनके छींक आने पे, मुलायम सिंह यादव जी के छींक आने पे योगी जी चले गए उनके घर मिलने, हमारे बहन जी पे तो कभी नहीं मिलने आए। लेकिन इल्जाम किस पे लग रहा है? चाहे आप हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी पे। ये कौन सी बात है? बहन जी से जी, ये अपना एक फोटो दिखा दे बहन जी के साथ। अरे उदयवीर सिंह साहब बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता फैजान खान साहब से मिलने, एक फोटो दिखा दो मेरे भाई। मेरे भाई, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। नहीं, आप नामित प्रवक्ता हैं। नहीं, नामित प्रवक्ता है उदयवीर। नहीं, आप उदयवीर सिंह, आप ये समझ रहे हैं मैं ऐसे आके बैठ गया हूँ? आप किससे बात कर रहे हैं? आपको पता है, आप समझ रहे हैं कि मैं ऐसे ही बैठ गए? अखिलेश जी के साथ सेल्फी खिंचा के बहुत बड़े लीडर हो जा रहे हैं। ये बात मत समझिए कि बहन जी के साथ फोटो लगा दीजिए। क्या नेतागिरी का परिभाषा ये रह गया क्या? नहीं उदयवीर सिंह साहब, नेतागिरी का परिभाषा यही रह गया है। एक बहन जी के साथ अपनी फोटो दिखा दो, उससे आप क्या साबित कर लेंगे? चलिए मैं आज आपसे बहस कर लेता हूं, उससे आप क्या साबित कर लेंगे? हम लोग डिबेट को निरर्थक और दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। आप बीजेपी के साथ चल रहे हैं। प्लीज एक फोटो बहन जी के साथ दिखा दो। ओके फैजान, अपनी बात कंप्लीट करें आप। उदयवीर जी प्लीज, फोटो बहन जी के साथ दिखा, हम लोग निरर्थक विषय पर चर्चा ना करें जी। नहीं, फैजान अपनी बात रखें। ब्रजेश जी आप बताइए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पे बात नहीं करती है, यही समाजवादी पार्टी का हाल है। मुद्दे की बात कर रहे हैं। मैंने पूछा कि पिछड़ा समाज क्या वाकई में नाराज है? भाई नाराज है, मैं तो कह रहा हूं कौन सा समाज नाराज नहीं है? क्या अपर कास्ट इनसे खुश है? क्या ब्राह्मण समाज इनसे खुश है? क्या दलित समाज खुश है? क्या पिछड़ा समाज कोई खुश है? आप बताइए। और ये लगे मुद्दों की बात नहीं करके जनता का क्या हाल है? उदयवीर सिंह साहब को मेरा फोटो चाहिए बहन जी के साथ, गजब हाल है भाई। ऑलराइट, डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या वाकई में पिछड़ा समाज के साथ ज्यादती हो रही उत्तर प्रदेश में? उदयवीर जी प्लीज वेट, मैं टाइम दूंगा आपको अगर बचा टाइम। जी एक बात बहुत स्पष्ट है। जी हाँ, मैं दूंगा जी। एक बात बहुत स्पष्ट है कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ज्यादती हो रही है। ना सिर्फ पिछड़ा समाज बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति बता दीजिए, कोई समाज बता दीजिए, कोई वर्ग बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के किसी एक काम के बारे में बता दे कि यह काम अच्छा किया है। मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है। जितना बेरोजगारी नौजवानों में उतनी पहले कभी देखी नहीं गई। किसान अपनी जगह परेशान है, सड़कों पे उतरा हुआ है। जब किसान आने को कहता है तो कहते हैं उसके जो है हम बाल पकड़ के उसको मारेंगे। किसान को ये भड़क करते हैं। आपकी खुद की आलम यह है कि आप जनता के बीच में जा नहीं सकते हैं, किसी वर्ग के पास नहीं जा सकते। क्यों? 7 मंत्री तो निकले हुए आशीर्वाद लेने, आप यहाँ पे जाति की बात नहीं है, किसी वर्ग की बात कर लीजिए। जनता के बीच में कहां पर हैं? विधानसभा में बैठे रहते हैं, विधानसभा के अलावा वो कहां जाते हैं? आज की तारीख में योगी जी जो है वो जनता के बीच में नहीं जा सकते। आज की तारीख में उनके विधायक नहीं जा सकते हैं, सब उनको दौड़ाते हैं। जहां जाते हैं वहां के ऊपर जो हाल होता है वो हम और आप सब जानते हैं। केपी मलिक साहब, आने वाले वक्त में आप उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीतिक हलचल महसूस कर रहे हैं और ये आशीर्वाद और आक्रोश का परिणाम क्या निकलने वाला है? देखिए ब्रजेश जी, अगर हम देखें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज हालात हैं, अभी आपने अपनी डिबेट में ही देखा कि दोनों जो राजनीतिक दल हैं, मुख्यतः समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता आपस में उलझ रहे हैं। उसी प्रकार से पूरे प्रदेश में लगभग कार्यकर्ता आपस में उलझेंगे और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है, वो किसी भी चुनाव को बहुत बड़ा इवेंट बना देती है
और उस इवेंट की इतनी बड़ी चकाचौंध हो जाएगी। ये बार बार घूम के महंगाई और कोरोना महामारी उस पर घूमते रहेंगे और वो नए तरीके से चुनाव कराएगी, जैसा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल में इवेंट इसको बनाया था और उनका क्या हर्ष हुआ है। दूसरी जो किसानों की नाराजगी है, जैसे उससे पहले दिल्ली में इवेंट बनाया था, वहां क्या हर्ष हुआ। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े तौर पे खत्म करने जा रही है। मेरे पास सूचना है जैसे ही ये किसानों की नाराजगी होगी उसमें 70 से 80% किसान जो है शांत हो जाएगा। किसानों की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल भी बैकफुट पे आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। समय समाप्त हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। आने वाले वक्त में आपको इस तरह के बहुत आशीर्वाद, संपर्क और आक्रोश यात्राएं देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, देश का चुनाव होता है। नमस्कार।